जाति, जाति और सिर्फ जाति। मोदी फैक्टर में आज इसी जाति या कास्ट फैक्टर पर बात करेंगे, क्योंकि भारत में आप जाति को पसंद करते हो या उससे नफरत करते हो, लेकिन जाति को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। जाति के इसी जहर पर 2024 का चुनाव लड़ा जा सकता है। आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बताएंगे कि क्या बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े 2024 में मोदी का खेल बिगाड़ सकते हैं। हम ये भी बताएंगे कि जाति जनगणना का चिन्ह बिहार में ही क्यों निकला। क्या बिहार में जाति के आंकड़े पूरे देश में पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर नई डिबेट छेड़ सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि किस तरह राहुल गांधी जिसकी आबादी जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर आग से खेल रहे हैं। अगर पिछड़ी जातियों ने और आरक्षण मांग लिया तो क्या करेंगे। इस वीडियो में सबसे बड़े सवाल का जवाब भी मिलेगा कि 2024 के चुनाव में कौन ज्यादा वोट दिलाने वाला है, जाति या धर्म। दोनों की फाइट क्यों और कैसी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना थिंकिंग चैनल इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर। ये चैनल सोचता है, आपकी सोच के साथ चलता है और आपकी सोच को ही शब्द देता है। सबसे पहले बात करते हैं बापू महात्मा गांधी की जयंती के दिन बिहार में नीतीश सरकार ने कास्ट बम फोड़ा। ये बम फूटा और इसकी आवाज कहां तक सुनी गई। पूरे देश ने वो देखा जो पिछले 92 सालों में नहीं देखा गया। इस देश में जातियों की आबादी की गिनती 1931 में हुई थी, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का दौर था। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि जाति जनगणना करवाने या उसके आंकड़े जारी करने की हिम्मत ना कांग्रेस सरकारें कर पाई ना बीजेपी की सरकारें। उसकी हिम्मत एक राज्य सरकार ने आखिर कैसे कर दी। 500 करोड़ रुपए खर्च कर नीतीश सरकार ने आखिर बिहार में जाति जनगणना क्यों करवाई और उसके आंकड़े क्यों पब्लिक कर दिए। ये खेल 2024 चुनाव का है दोस्तों। साबित ये करना है कि भाई 2024 में वोट देने जब जनता निकलेगी तो उसके दिमाग में ये होगा कि अपनी जाति के भाई बंधु को जिताना है, या फिर वो ये सोचेगी कि अपने धर्म भाई को ही वोट करना है। कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना को मोदी को हराने के इरादे से बने इंडिया गठबंधन का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। और क्या ये जाति कार्ड मोदी का 2024 का गेम प्लान बिगाड़ने की वाकई में ताकत रखता भी है। दोस्तों, भले ही नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को बिहार की जाति जनगणना के रिजल्ट बता दिए, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट तो 25 दिसंबर को ही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन की रैली में लिख रहे थे। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? अब मैंने ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछा। कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। राहुल गांधी के पूरे भाषण में 3 बातों पर फोकस था। पहला ओबीसी वर्ग, दूसरा कास्ट सेंसस और तीसरा मोदी सरकार। राहुल ने कास्ट सेंसस को भारत का एक्सरे करार दिया और कहा कि मोदी सरकार इसी एक्सरे से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल का पूरा जोर ये साबित करने पर था कि ओबीसी वर्ग के साथ किस तरह मोदी सरकार अन्याय कर रही है। केंद्र सरकार के 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के हैं। दोस्तों, राहुल ने जो बोला वो दरअसल इंडिया गठबंधन का चुनावी ऐलान था, चुनावी फोफू था। मोदी विरोध का हथियार यही जाति कार्ड होगा, यानी इंडिया गठबंधन का एजेंडा एक होगा, जाति कार्ड से धर्म के कार्ड को काटना। लगता है राहुल गांधी ने इतिहास का एक चैप्टर ध्यान से पढ़ा है और व्यू रचना की है। याद है दोस्तों, पिछली बार कब जाति की राजनीति ने बीजेपी के धर्म रथ को रोक दिया था? वो भी बिहार ही था, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। यादव ओबीसी में आते हैं। लालू ने खुद को ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया और बीजेपी के हिंदू ध्रुवीकरण के प्रतीक
लालकृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा को रोक दिया। आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोके जाने की खबर बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई और रातों रात लालू मुसलमानों के मसीहा बन गए। आज भी वही बिहार है, लालू भी है और नीतीश भी और साथ में राहुल भी, और वही ओबीसी है। संदेश साफ है, जो ओबीसी की फिक्र करेगा वही देश पर राज करेगा। लालू के वक्त ओबीसी की ताकत ने हिंदू कार्ड को आने से रोका, क्योंकि उस वक्त ओबीसी हिंदुओं में बटा नहीं था। उस वक्त ओबीसी को ये बताने वाले मोदी सीन में नहीं थे कि तुम भले ही पिछड़ी जाति के हो, भले ही तुम्हारे पास धन बल नहीं है, सामाजिक हैसियत और रसूख भी नहीं है, लेकिन तुम ये ना भूलो कि तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हिंदू हो, तुम अमर अजर हो, तुम्हारा धर्म तुम्हारी जाति से बढ़कर तुम्हारी असली पहचान है। तो दोस्तों, विपक्षी इंडिया गठबंधन लालू के दौर वाले ओबीसी या जाति कार्ड को इस्तेमाल करेगा इस बार चुनाव में, लेकिन मोदी उसी ओबीसी की हिंदू पहचान को बढ़ाकर हिंदुओं को एक ताकत, एक फोर्स के तौर पर ध्रुवीकरण के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, यानी जाति वर्सेस धर्म। वैसे भी 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी चाहते हैं कि 2024 का मैंडेट उन्हें तोहफे की तरह दें। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मोदी हिंदुओं को ललकार रहे हैं, चाह रहे हैं कि अगर उस जाति की बात होगी जिसकी आबादी देश में सबसे ज्यादा है और उसे अधिकार भी सबसे ज्यादा दिए जाने चाहिए, तब तो ओबीसी हिंदू ही सबसे प्रबल दावेदार हैं। और अब वक्त आ गया है जब हिंदुओं को अपना अधिकार ले लेना चाहिए। मोदी जी ने बड़ी सफाई से विपक्ष की काट पेश की, जाति फैक्टर को धर्म फैक्टर में तब्दील कर दिया, ओबीसी को याद दिला दिया कि तुम हिंदू हो और हिंदुओं की तादाद से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। जाहिर है मोदी 2024 के लिए मैंडेट पाने का रास्ता देख रहे हैं। ये मैंडेट मिलेगा तभी जब हिंदू का ध्रुवीकरण देश के ओबीसी समुदाय को बंटने से रोके, एक रखे, और ये तभी होगा जब ओबीसी समुदाय एक जाति, एक समुदाय की तरह अपनी बड़ी आबादी की तरह बड़ा अधिकार ना मांगने लगे और उसी मांग पर अपना वोट भी ना डाले। लेकिन मोदी जी राहुल गांधी को कब तक रोक पाएंगे, जो अपने हर भाषण में या सोशल मीडिया पर भी लगातार ओबीसी के इसी कास्ट सेंटिमेंट को कैश करने में लगे हैं, जिन्होंने ये नारा तक दे दिया कि जिसकी संख्या भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी, या जिसकी संख्या ज्यादा उसका हक भी ज्यादा। अब ओबीसी समुदाय के लिए असली धर्म संकट पैदा हुआ है। धर्म है उनका हिंदू, और संकट ये कि धर्म देखें या फिर जाति। जाति देखेंगे तो उस पार्टी के लिए वोट डालेंगे जो उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें अधिकार देने का वादा करे और वो वादा निभाए भी। धर्म देखेंगे तो सभी हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदू धर्म का उद्धार करने वाली पार्टी को वोट देंगे। लेकिन ओबीसी का फायदा दरअसल किसमें ज्यादा है? अगर राहुल गांधी के फॉर्मूले को देखें कि जिसकी संख्या ज्यादा उसकी हिस्सेदारी भी ज्यादा, उस हिसाब से भारत में ओबीसी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा हो सकती है। संकेत 1980 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट दे चुकी है। उसके मुताबिक देश में ओबीसी आबादी 52% थी। वहीं 2011 में यूपीए सरकार के दौर में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी SECC के मुताबिक ओबीसी आबादी 42% से ज्यादा थी। यानी 42 से 52% के बीच ओबीसी आबादी हो सकती है इस देश की। यानी आधा देश दरअसल अन्य पिछड़ी जातियों का है। लेकिन इस वक्त उन्हें आरक्षण मिलता है सिर्फ 27%। तो क्या कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन इंडिया ओबीसी को लुभाने और उसे सनातनी हिंदू की तरह सोचकर वोट देने से रोकने के लिए आरक्षण और बढ़ाने का लालच देगा? लेकिन आरक्षण आखिर कहां तक जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट पहले ही 50% से ज्यादा रिजर्वेशन पर रोक लगाकर बैठा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं। इंडिया गठबंधन के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहला वायदा यही दिखे कि अब ओबीसी आरक्षण को 27% से बढ़ाकर 50 या 52% किया जाएगा। और ऐसा हुआ तो बीजेपी उसकी काट कैसे करेगी? क्या तब भी सनातन की अपील, हिंदू ध्रुवीकरण की अपील में इतना चुंबक होगा कि वो ओबीसी को जाति की अपील से निकालकर बीजेपी के पास ले जाए? वैसे ओबीसी समुदाय की राजनीतिक ताकत हम 2014 के चुनाव में देख चुके हैं। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 43% वोट पाए, जबकि 2009 में वोट शेयर पार्टी का सिर्फ 19% था। ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वोटों की वजह से मिली थी। ओबीसी वोटर अपनी जाति, अपना पिछड़ापन और गरीबी और सामाजिक अन्याय की कड़वाहट को मिटाकर एक हिंदू की तरह उस वक्त मैदान में उतरा और राम मंदिर के नाम पर उसने बीजेपी को वोट डाला। तो भाइयों, ये धर्म युद्ध होगा या जाति युद्ध? 2024 के आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में होने वाला है। बिहार ने रास्ता दिखा दिया है। जाति का गुणा भाग सबके सामने है। बिहार में अगड़ी जातियों की आबादी सिर्फ 15% है, जबकि ओबीसी और बेहद पिछड़ी जातियों की आबादी मिलाकर 63% होती है, और उसमें अगर एससी और एसटी को मिला दें तो 85%। लेकिन क्या बिहार जैसी स्थिति मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या वाकई में ओबीसी आबादी इतनी है कि चुनाव में ये खेल कर पाए? छत्तीसगढ़ में तो ट्राइबल आबादी काफी होगी। यानी संकेत साफ हैं, राजनीति तो अब पिछड़ों की ही होगी, अगड़ों की नहीं। और राजनीति अब सनातन की ही होगी, सर्वधर्म समभाव की नहीं, क्योंकि जाति से अब पार पाना मुश्किल है। 3000 जातियां और 25,000 उपजातियां। जी हाँ, भारत में हम इंसानों ने ही इंसानों को बांटने का बखूबी इंतजाम कर रखा है। ऋषि मनु चले गए, लेकिन ये पक्का जरूर कर गए कि आने वाली सदियां जाति में ही डूबी रहें। जिस जाति में जन्मे हो उसी में मरोगे भी, यानी जान जाए पर जाति ना जाए। ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। यह आपका ही चैनल है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये चैनल देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं पर आपको मिलता है मोदी सरकार की नीतियों का सटीक आकलन और कई बार पोस्टमार्टम। साथ ही 2024 चुनाव का बेहद ईमानदार और कारगर विश्लेषण, जो आम आदमी को समझ आए।